हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलो आज हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये चैप्टर बहुत ही इजी है और थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और इस चैप्टर से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि इस चैप्टर में है क्या और रिडम्पशन का मतलब क्या होता है। देखो, रिडम्पशन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम जिस भी पर्सन को अपना शेयर इशू किए थे, प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, तो प्रेफरेंस का एक कंडीशन होता है कि जब भी इशू करते थे, इशू करते वक्त ही हम लोग एक टर्म एंड कंडीशन पे बात करते हैं कि कितने दिनों बाद वो पैसा हम रिटर्न करेंगे। तो जो पैसा आपसे हम लिए हैं उसी को रिटर्न करने को हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन। ठीक है ना। तो प्रेफरेंस शेयर को क्या करना पड़ेगा, जब भी इशू करेंगे तो एक कंडीशन पे इशू करेंगे कि विद इन 20 ईयर्स, 20 साल के अंदर में हमको उस पैसे को रिटर्न कर देना है उसके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अब वो जो भी हम लोग रिटर्न कर रहे हैं वो प्रीमियम पे कर रहे हैं, डिस्काउंट पे कर रहे हैं, वो सेकेंडरी पोर्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमको उसको रिडीम करना है, मतलब उस पैसों को हमको रिटर्न करना है। ठीक है ना। तो क्या क्या कंडीशन है समझते हैं पहले कि रिडम्पशन का मतलब क्या हुआ। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मींस पेइंग बैक द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू द होल्डर्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोल रहा है कि रिडम्पशन का मतलब क्या हुआ। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब है पेइंग बैक द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू द होल्डर्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो पीरियड ऑफ टाइम हमने डिसाइड किया है उस टाइम के खत्म होने के बाद हमको उस पैसे को रिटर्न करना होगा और उसी को हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, कि जो पैसे को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ठीक है ना। अब आते हैं कि किन किन बातों को हमको ध्यान रखना है इस चैप्टर को करते वक्त। सबसे पहला बात क्या है, बोला जा रहा है नो कंपनी कैन इशू प्रेफरेंस शेयर विच आर इरिडेमेबल। कंपनी कभी भी कोई ऐसा प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकता है जो कि इरिडेमेबल मतलब जिसको हमको रिटर्न नहीं करना, जिसको रिडीम नहीं करने वाला हो। तो प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या हुआ कि ऐसा पैसा जो हम लोग प्रेफरेंस जो शेयर होल्डर से ले रहे हैं और जिसपे यह बात हो रहा है कि हमको उस पैसे को रिटर्न करना है, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रेफरेंस शेयर और उसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जिसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो ऐसा प्रेफरेंस शेयर जो इरिडीमेबल हो, जो कभी भी रिटर्न हमको करना ना पड़े, जिसको रिडम्पशन करने की जरूरत ना पड़े, ऐसा कभी भी कोई कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकता है। तो कंपनी को हमेशा प्रेफरेंस को रिडीम करना होगा अंडर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। उसके बाद क्या है, रिडीम विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। मतलब जो भी रिडम्पशन होगा वो 20 साल से कम का होगा, या तो 20 साल या 20 साल तक के टेन्योर में हमको उस पैसे को रिटर्न कर देना है। ठीक है ना। उसके बाद देखो ये दो बातें तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, बट थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। वो थर्ड पॉइंट क्या है, पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी रिडीम। वो प्रेफरेंस शेयर जिसका हमको पूरा पैसा नहीं मिला है वो कभी भी रिडीम नहीं होगा। फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर ही रिडीम होगा। फुल्ली पेड मतलब अगर एक प्रेफरेंस शेयर का दाम 100 रुपया है तो जब तक उसका 100 का 100 रुपया मेरे को नहीं मिला हो उस प्रेफरेंस शेयर को हम कभी भी रिडीम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ उसी शेयर को रिडीम करेंगे, उसी प्रेफरेंस शेयर को हम रिडीम करेंगे जिसका पूरा पैसा हमने पे कर दिया है। ठीक है, तो अगर कोई प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है तो पहले उसको हमको फुल्ली पेड अप बनाना होगा, उसके बाद ही वो रिडीम होगा। ठीक है ना। या फिर अगर कोई ऐसा प्रेफरेंस शेयर है जिसका पूरा पैसा हमको मिला ही नहीं और शेयर होल्डर भी पैसा नहीं दे रहा है तो उस सब शेयर को हमको रिडीम नहीं करना है, क्योंकि कंडीशन है कि प्रेफरेंस शेयर का पैसा रिडीम तभी होगा जब वो फुल्ली पेड अप होगा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे लिए बहुत, इसको हम थोड़े अलग कलर से कलर कर देते हैं। हाँ, ये आपको सम्स में ध्यान देना है, ये सम में हमारे यूज में आने वाला है। फिर अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बार आने वाला है। तो सीआरआर क्या होता है, पहले एक बार थोड़ा सीआरआर के बारे में समझ लेते हैं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि फ्यूचर में हम इस रिजर्व से बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम प्रेफरेंस से जब रिडीम कर रहे हैं ना, हमारा प्रेफरेंस से हमारा जो कैपिटल का वैल्यू होता है वो कम हो जाता है, तो उस कैपिटल के वैल्यू को मेंटेन करने के लिए हमको सीआरआर क्रिएट करना है, हमको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है। और ये रिजर्व कहां से क्रिएट करते हैं, तो जितने भी हमारे फ्री रिजर्व हैं उनका पैसों, उन्हीं के पैसों से हम लोग सीआरआर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, देखो क्या दे रहा है, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम लेस
फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इशू। देखो क्या होगा ना कि जब भी हम लोग प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे तो हमारा क्या होगा, कैपिटल वैल्यू कम हो जाएगा। तो जितने से कम होगा उसको मैनेज करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि हम इक्विटी शेयर इशू कर दें, और दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास कि हम लोग सीआरआर क्रिएट कर दें। तो सीआरआर सिर्फ उसी वैल्यू को क्रिएट करना है जो डिफरेंस निकलेगा प्रेफरेंस शेयर के रिडीम के वैल्यू से इक्विटी शेयर इशू के वैल्यू का। एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया, हमने 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया है और उसमें से 60 रुपए का हमने इक्विटी शेयर इशू कर दिया, तो हमको सीआरआर कितने क्रिएट करना होगा, सिर्फ 40 रुपए करना होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अगर हम लोग 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए और हम लोग इक्विटी शेयर इशू ही नहीं कर रहे हैं, कोई इक्विटी शेयर इशू नहीं कर रहा है, उस केस में हमको 100 रुपए का सीआरआर क्रिएट करना होगा। सेकेंड ऑप्शन, अगर हम लोग 60 रुपए का इक्विटी शेयर इशू किए तो हमको सीआरआर सिर्फ 40 रुपए का क्रिएट करना होगा। और अगर 100 रुपए का हम लोग इक्विटी इशू कर दिए तो उस केस में हमको सीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मींस जितना से कैपिटल कम हुआ है हमको उतने से कैपिटल को बढ़ाना है, और कैपिटल को बढ़ाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट इक्विटी शेयर इशू कर देंगे एंड सेकंड सीआरआर क्रिएट कर देंगे। तो अगर इक्विटी शेयर से ही हमने वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया है तो हमको वापस से सीआरआर क्रिएट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर नहीं है तो हमको सीआरआर क्रिएट करना है। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम लेस फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इशू। प्रेफरेंस शेयर रिडीम का जो वैल्यू होगा फेस वैल्यू, उससे माइनस कर देंगे इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू, जो डिफरेंस होगा उतना का हमको सीआरआर क्रिएट करना है। ठीक है ना? वही चीज दे रहा है, अ कंपनी कैन रिडीम प्रेफरेंस शेयर फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस, आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स और आउट ऑफ प्रॉफिट फ्री रिजर्व। मतलब हम जो भी प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे ना तो उसके कैपिटल, जो मेरा कैपिटल कम हुआ उसको दो तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोग इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं और सेकंड हम अपने फ्री रिजर्व को यूज कर सकते हैं। ठीक है? मेथड ऑफ रिडम्पशन के हमारे पास कौन कौन सा मेथड है रिडम्पशन के, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, फिर भी समझते हैं। दो क्या दे रहा था, गैप क्रिएटेड इन द कंपनीज कैपिटल, द गैप क्रिएटेड इन द कंपनीज कैपिटल बिकॉज ऑफ द रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। क्यों हुआ ये? बिकॉज ऑफ द रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी फिल्ड बाई, हम लोग जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए तो रिडीम करने के कारण जो कैपिटल में गैप आया हमारा, उस कैपिटल गैप को मेंटेन करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि हम लोग फ्रेश इक्विटी शेयर इशू कर दे, मतलब जिस क्लास का शेयर्स है ना, प्रेफरेंस से रिडीम हो रहा है ना, तो हम प्रेफरेंस शेयर इशू करके उसको फिलअप नहीं करेंगे, हम उसके दूसरे क्लास का जो शेयर्स होता है, तो अगर प्रेफरेंस से रिडीम हो रहा है तो हमको इक्विटी शेयर इशू करना होगा। हम प्रेफरेंस शेयर इशू करके उस गैप को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो हमको क्या तो इक्विटी शेयर इशू करना होगा या फिर हमको कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को यूज करना होगा। मतलब वो प्रॉफिट, वो रिजर्व जो कि फ्री है, जिसको हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, तो उस रिजर्व को यूज करके हमको उस कैपिटल को मेंटेन करना होगा, मींस सीआरआर क्रिएट करना होगा। या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, या फिर हम लोग दोनों को यूज कर सकते हैं। हम लोग कुछ पोर्शन का इक्विटी शेयर इशू कर दिए और कुछ पोर्शन से हम लोग सीआरआर क्रिएट कर दिए। तो इस तरीके से हम लोग प्रेफरेंस शेयर के रिडीम होने के कारण जो कैपिटल में डेफिशिएंसी आया था उसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, सम्स लेते हैं। अब सम्स के साथ समझते हैं कि कैसे हम उस कैपिटल को मेंटेन करेंगे। ठीक है ना? तो पहले मैंने दो तीन बहुत इजी क्वेश्चंस लिए आपको समझने के लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड हैड 5008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, फुल्ली पेड, और ये फुल्ली पेड शेयर्स है। The company decided to redeem this preference share at par by the issue of sufficient number of equity shares of 10 each, fully paid up at par। सिंपल सा बात है। क्या बोल रहा है कि हम लोग कितने का प्रेफरेंस से रिडीम कर रहे हैं, हम लोग 5000 प्रेफरेंस से रिडीम कर रहे हैं 100 रुपए के वैल्यू का, मतलब 5 लाख का प्रेफरेंस से रिडीम कर रहा है। ठीक है? उसके बाद क्या बोल रहा है कि इस जो प्रेफरेंस रिडीम करने का जो डेफिशिएंसी आया, जो हमारा गैप बना मेरे कैपिटल में, उसको हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे? तो इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब जो कैपिटल मेरा कम हो गया प्रेफरेंस शेयर के रिडीम करने से, उस गैप को हम लोग कैसे फिलअप करेंगे? इक्विटी शेयर इशू करके। ठीक है? चलो समझते हैं इसमें कैसे इंक्रीज होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1, तो पहला चीज क्या है हमारा, प्रेफरेंस से रिडीम हो रहा है ना, तो प्रेफरेंस शेयर का नाम क्या है देखो एक बार देख लेते हैं।
हमारा प्रेफरेंस का नाम 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो एंट्री क्या होने वाला देखो, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने का था? तो 5000 इंटू 100 मीन्स 5 लाख। ठीक है ना। देखो पहला एंट्री में क्या किया मैंने कि मैंने कैपिटल के पैसे को किसमें कन्वर्ट कर दिया, अब मैं उसको ड्यू कर दिया प्रेफरेंस होल्डर को, क्योंकि पैसे हमको किसको देने होंगे, जो जो पर्सन इस प्रेफरेंस को होल्ड कर रहा होगा, इसीलिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। देखो जब भी हम शेयर इशू करते हैं ना, उस केस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। अगर हम लोग इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। इस केस में क्या हो रहा है, अब हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, तो हमको रिवर्स एंट्री पास करना है। तो रिवर्स एंट्री कैसे पास होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है। सेकेंड एंट्री हमारा क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5 लाख। ठीक है ना, सिंपल सा है ना कि हम लोग पैसा किसको पे कर देंगे, हम लोग प्रेफरेंस होल्डर को ये पैसा पेमेंट कर देंगे। ठीक है। अब थर्ड एंट्री क्या बोला गया, इस गैप को मेंटेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। तो नॉर्मल इक्विटी शेयर इशू का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना अमाउंट आएगा, ये भी 5 लाख का ही आएगा। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आपका 5000 इंटू 100 था। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 50,000 इंटू 10, क्योंकि हम लोग 10 रुपए का शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी 5 लाख ही आएगा। ठीक है। तो बाकी आपको तो पता ही है इक्विटी का इशू का एंट्री क्या होता है। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है ना, तो हो गया 5 लाख। ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें बस आपको हम ये समझाना चाह रहे थे कि जो भी प्रेफरेंस से रिडीम हो रहा है उसे कैपिटल को मेंटेन करने के दो तरीके हैं। पहला कि हम उस अमाउंट का फ्रेश इक्विटी शेयर इशू कर दे, और सेकंड ऑप्शन था कि हम लोग सीआरआर क्रिएट कर दे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन को मैंने समझाया है कि जितने का मेरा प्रेफरेंस रिडीम हुआ उतने का ही हम लोग फ्रेश इक्विटी शेयर इशू कर दिए। अगर सेम अमाउंट को हम लोग कर दिए तो हमको अब प्रेफरेंस शेयर मतलब हमको अब सीआरआर क्रिएट करने की जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं है, हमको बस इक्विटी शेयर से मेरा वो कंडीशन फुलफिल हो गया। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2018। शेयर कैपिटल मेरा कितने का है, 40,000 इक्विटी शेयर्स है 10 ईच फुल्ली पेड, 1000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 100 ईच फुल्ली पेड। ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में दे रहा है, कैपिटल रिजर्व 50,000 का है, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी 50,000 का है, जनरल रिजर्व भी 75,000 का है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 35,000 का। ऑन 1 जनवरी 2019 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट पार बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व। सिंपली क्या बोला, देखो पहले क्वेश्चन डिटेल दे दिया कि इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, रिजर्व्स है, उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आपको, उसके बाद बोल रहा है कि 1 जनवरी 2019 को द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर। क्या हम लोग डिसाइड किया कि हम लोग
प्रेफरेंस को रिडीम कर देंगे, ठीक है, वो भी एट पार, मतलब 100 का अगर 1 लाख का से प्रेफरेंस है तो 1 लाख में ही रिडीम करेंगे। और उसको कैसे मैनेज करेंगे? बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व, मतलब हमको यहाँ पे कोई भी इक्विटी शेयर इशू नहीं करना है, हमको यहाँ पे सीआरआर क्रिएट करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सम्स को। कितना मेरे पास प्रेफरेंस शेयर है? देखो मेरे पास प्रेफरेंस शेयर है सॉरी 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा? कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर था? तो 10% प्रेफरेंस शेयर था ना, तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अमाउंट हो जाएगा आपका 1 लाख, ठीक है ना। ये हो गया हमारा पहला एंट्री। सेकेंड एंट्री 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, वन लाख, ठीक है। और थर्ड एंट्री में क्या है, हमको क्या करना है यहाँ पे हमको तो इक्विटी से इशू करना नहीं है, यहाँ पे सीआरआर क्रिएट करना है, तो हम सीआरआर क्रिएट का एंट्री कर लेते हैं। मेरे पास कौन कौन से रिजर्व है? देखो हमारे पास कैपिटल रिजर्व, तो इसको यूज नहीं करेंगे, प्रीमियम यूज नहीं करेंगे, हम लोग जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूज करेंगे। देखो हमको सीआरआर जो क्रिएट करना है, हम सब फ्री रिजर्व को यूज करना है, वो रिजर्व जिसका कोई और पर्पस नहीं है, ठीक है। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? ये मेरा कैपिटल प्रॉफिट से आया हुआ रिजर्व है, तो कैपिटल लॉसेस को यहां से हम राइट ऑफ करते हैं, इसलिए हम लोग कैपिटल रिजर्व को यूज नहीं करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग किससे राइट ऑफ करते हैं? तो वो अगर हम लोग प्रेफरेंस से जो रिडीम करेंगे, अगर वो हम लोग प्रीमियम पे रिडीम करते हैं, तो वो जो खर्चे होते हैं उनको हम लोग प्रीमियम से एडजस्ट करते हैं, इसलिए इसको भी यूज नहीं करते हैं। तो हम लोग किसको यूज करेंगे? सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 35,000 है और जनरल रिजर्व 75,000, टोटल मिला के 1,10,000 है, बट मेरे को 1 लाख ही यूज करना है, तो हम 1 लाख ही यूज करेंगे, ठीक है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है ना। हम लोग इसका 75,000 ले लिए और इसका 25, इसमें किसी को भी कितना भी यूज कर सकता है, ये हमारे ऊपर है, 1 लाख, ठीक है ना। तो हमारा जो दो कंडीशन था, हमने दोनों कंडीशन का सम करके कर लिए, जिसमें इस सम में हमने जनरल रिजर्व को और प्रॉफिट एंड लॉस को यूज किया, हम लोग कैपिटल रिजर्व और प्रीमियम को हमने यूज नहीं किया। क्यों नहीं यूज किया वो भी मैंने आपको समझा दिया है कि हमको सिर्फ फ्री रिजर्व को ही यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हमारा नेक्स्ट सम में, जिसमें दोनों ऑप्शन सम्स बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, Kolkata Limited had 3,012% redeemable preference share of 100 each, fully paid up. The company had to redeem this share at a premium of 10%. देखो अब तक जो सम्स मिल रहा था उसमें हम लोग किस पे कर रहे थे? एट पार। यहाँ पे जो रिडीम कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं? 10% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, मतलब सम्स थोड़ा अलग मिला हम लोग को। It was decided to by the company to issue the following 25,000 shares at par, मतलब हमको 25,000 इक्विटी शेयर इशू करना है और 1,000 14% डिवेंचर इशू करना है, ठीक है। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब एंड ऑल अमाउंट वर रिसीव इन फुल, द पेमेंट वॉज ड्यूली मेड, द कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट, और कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है। देखो पहले सम को समझाते हैं कि हम लोग कितने का प्रेफरेंस रिडीम कर रहे हैं, तो
3000 इंटू 100, हम लोग 3 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं। ठीक है, फेस वैल्यू, प्रीमियम तो अलग हो गया ना, पेमेंट में वो आ गया, बट फेस वैल्यू मेरा कैपिटल कितने से कम होगा, तो 3 लाख से कम होगा। ठीक है, हम लोग इक्विटी शेयर कितने का इशू कर रहे हैं, तो 25,000 इंटू 10 मतलब 2.5 लाख, तो 2.5 लाख का हम लोग इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। मींस हमको 50,000 रुपए का क्या करना होगा, सीआरआर क्रिएट करना होगा। ये निकल गया वैल्यू ऑफ सीआरआर। ठीक है, देखो हम लोग डिवेंचर भी इशू कर रहे हैं, बट डिवेंचर तो मेरा इस तरह का लोन है ना, ये मेरा कैपिटल का पार्ट नहीं है। तो अगर डिवेंचर इशू कर भी रहे हैं तो उससे मेरे सीआरआर के वैल्यू में चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो हम दूसरे क्लास का शेयर इशू करें, से प्रेफरेंस से रिडीम करें तो इक्विटी शेयर इशू करें, और सेकेंड ऑप्शन क्या है कि हम लोग सीआरआर क्रिएट कर लें। डिवेंचर इशू करने से मेरे पास पैसे आ जाएंगे, बट मेरा कैपिटल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि डिवेंचर एक तरह का लोन है। ठीक है ना, तो डिवेंचर का जनरलिटी पास होगा, बट उससे हमारे सम्स के सॉल्यूशन में सीआरआर के वैल्यू में चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है ना, 12% प्रेफरेंस शेयर। क्वेश्चन नंबर 3, पहला एंट्री 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर। एक मिनट, एक चीज था ना, हम लोग प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं ना, प्रीमियम वाला चेक एंट्री छूट गया। फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, 12% प्रेफरेंस कैपिटल कितना था, 3 लाख रुपए का था। प्रीमियम मेरा 10% 30,000, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितने देने होंगे मेरे को, 3,30,000। ठीक है ना, इस एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, सिंपल सा एंट्री था। क्या दे रहा है कि प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना, 3 लाख का था, और हम जब रिडीम कर रहे हैं हम लोग बोले कि जब पैसा रिटर्न करेंगे ना आपको 10% एक्स्ट्रा देंगे, तो ये हो गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 30,000। टोटल कितना देंगे हम लोग, 3,30,000। तो ये तो हो गया मेरा पहला रिडम्पशन का एंट्री। ठीक है, सेकेंड में आएगा, देखो सेकेंड में क्या करना है कि देखो पहला जो प्रीमियम है ना, ये जो प्रीमियम हम दे रहे हैं इस प्रीमियम को राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ किससे करते हैं, जनरली सिक्योरिटीज प्रीमियम से करते हैं, बट यहाँ पे हमको सिक्योरिटी के बारे में कुछ डिटेल नहीं दे रहा है, बट बोला कि सफिशिएंट प्रॉफिट है हमारे पास, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को राइट ऑफ कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। 30,000 का जो वैल्यू था, ठीक है ना, तो ये हो गया सेकेंड एंट्री। थर्ड में क्या है, हम लोग इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, 25,000 का शेयर इशू कर रहे हैं ना, तो बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। आप एक बार में भी चाहो तो कर सकते हो, हम 2 बार में करके दिखा रहे हैं, आप एक बार में भी कर सकते हो। तो 25,000 इंटू 10, तो 2,50,000। ठीक है ना, फिर फोर्थ एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
2,50,000। ठीक है ना, समझ में आया होगा। फिर उसके बाद क्या करना है हम लोग को, तो हम लोग को सीआरआर क्रिएट करना है। तो सीआरआर किससे करेंगे क्रिएट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो कितने का वैल्यू हो गया हमारा, 50,000 का। ठीक है ना। लास्ट एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। ये एंट्री पहले भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लास्ट में कर रहे हैं। 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। $3,30,000। याद रखना फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो उसके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है। जैसे देखो इस क्वेश्चन में मेरा फेस वैल्यू कितना है, 3 लाख है। 3,30,000 नहीं, 3,30,000 क्या हो गया, पेमेंट टू प्रेफरेंस होल्डर, जो वैल्यू हम पेमेंट कर रहे हैं प्रेफरेंस होल्डर को। बट फेस वैल्यू मतलब जितने से कैपिटल कम हो रहा है कौन सा वैल्यू, 3 लाख। तो हमको 3 लाख पे ही फोकस करना है। तो मैंने 3 लाख के अगेंस्ट में मैंने 2.5 लाख का इक्विटी शेयर इशू कर दिया, और जो रिमेनिंग बैलेंस बचा उतने का हमने सीआरआर क्रिएट कर दिया। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने दोनों टॉपिक को डिस्कस कर लिया। तो लगभग आपके सारे कंसेप्ट मैंने कवर कर लिए हैं। अब एक सम लेते हैं, वो सम जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो ऐसे सम करते हैं अब हम लोग जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और आपको उससे रिलेट कर पाओगे कि एग्जाम में जो लेवल है बहुत ज्यादा अलग नहीं आने वाला है। जो क्वेश्चन नंबर 3 किए हैं सेम उसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में वैराइटीज रहता है जिसको हमको समझना है। ठीक है ना। तो आज के पहले क्लास में ही आपको हम एक एग्जाम का क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, और वो भी लेटेस्ट एग्जाम का, लास्ट 3 या 4 इयर्स के अंदर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए क्या दे रहा क्वेश्चन में, द बैलेंस शीट ऑफ ज्ञान लिमिटेड एज ऑन 31/3/2019 इज एज फॉलो। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड के अंदर में हमारा जो सबसे पहला चीज है इक्विटी शेयर कैपिटल है, वो कितने का है, 2 लाख का है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का है, 3 लाख का है। तो मेनली मेरे को इससे काम है अभी। ठीक है। रिजर्व सब में हमारे पास जनरल रिजर्व 1,20,000 का और 4 लाख का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस है। करेंट लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल्स है। एसेट्स के बारे में कुछ डिटेल दिया हुआ है। एसेट्स में क्या क्या है, नॉन करेंट एसेट्स के अंदर में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है। करेंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है। ठीक है। फिर अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द बोर्ड मीटिंग इट वाज डिसाइडेड टू सेल द इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। हम लोग इन्वेस्टमेंट को बेच दे रहे हैं। तो पहला एंट्री क्या होने वाला है, इन्वेस्टमेंट बेचने का एंट्री। तो बहुत सिंपल सा एंट्री, तो आपको पहले से आता ही होगा। सेकंड, टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट 10% प्रीमियम। हम लोग प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हैं। रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट 10% प्रीमियम, जो कि हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। थर्ड, यूटिलाइज द रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस आफ्टर मेंटेनिंग बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ 3 लाख फॉर रिडम्पशन। मतलब 3 लाख का बैलेंस छोड़ के जो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिजर्व में जो बैलेंस दिए हुए हैं, तो उनमें से बोला उनको यूज करो, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 3 लाख का बैलेंस छोड़ के सारे अमाउंट को यूज करो। ठीक है। मतलब एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया हमारे पास कि जो मेरे पास जो रिजर्व है ना, ये 5,20,000 का, इसको पूरे को यूज नहीं करना। इस 5,20,000 में से मेरे को 3 लाख यूज नहीं करना है, 3 लाख यूज नहीं करना है, और जो रिमेनिंग है उसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, सीआरआर क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये बात बोला गया यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है, इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। सो समझो सिंपल चीज क्या समझा रहा है कि पहले क्या करना है, हमको इन्वेस्टमेंट बेचना है। सेकंड, प्रेफरेंस से रिडीम करना है 10% प्रीमियम। ठीक है। थर्ड, क्या करना है हमको कि जो हम लोग प्रेफरेंस से रिडीम कर रहे हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमको सीआरआर क्रिएट करना है। बट सीआरआर क्रिएट करने के लिए कुछ कंडीशन मेरे लिए डाल दिया गया, उसको समझेंगे सम्स के साथ। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सीआरआर करने के बाद जो बैलेंस बच रहा है, उसी बैलेंस का सिर्फ इक्विटी शेयर इशू करना है। ठीक है ना।
तो सम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सम्स को सॉल्व करने की ओर बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट कितने का है? 3 लाख। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहला एंट्री इन्वेस्टमेंट बेचने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों आ रहा है? क्योंकि हमको इन्वेस्टमेंट बेचने में फायदा हुआ है। मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितने का था? 3 लाख का था, और हम 10,000 के प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं। मीन्स हमारा इन्वेस्टमेंट से कितना रुपया आ रहा है? 3,10,000। ठीक है ना, एकदम सिंपल सा पहला एंट्री है, कुछ उसमें डिफिकल्टीज नहीं है। तो पहला एंट्री हो गया हमारा, फर्स्ट एंट्री हो गया। सेकंड क्या हो रहा है? रिटर्न प्रेफरेंस को रिडीम करना है। प्रेफरेंस का वैल्यू कितना है? हमारा 3 लाख का वैल्यू है, और उसको 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है, 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है। प्रेफरेंसर का नाम क्या था? 10% प्रेफरेंसर, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू से पहले हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि हम लोग जो प्रेफरेंस रिडीम कर रहे हैं वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% 30,000 डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 3,30,000। ठीक है ना, समझ में? आप लोगों को बहुत सिंपल सा सम्स है, बहुत इजी वे में समझ रहे, धीरे धीरे समझ रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया। इसके साथ हम क्या बोले थे आपको? एक चीज ध्यान रखना है, जब भी ये एंट्री होगा, जब भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा, उसको हमको क्या करना है? राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ किसे करना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, तो किसे राइट ऑफ करेंगे? हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, 30,000। ठीक है ना। अब थर्ड में क्या करना है हमको? थर्ड में करना है हमको CRR क्रिएट करना है, फोर्थ एंट्री। किसे किसे करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूज करना है, ठीक है। जनरल रिजर्व को यूज करना है टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है। अब आता है सवाल कि हमको मेरा कितना वैल्यू होने वाला है इसका। तो चलो आपके लिए हम क्या करते हैं, हम यहीं पे इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये मेरा वर्किंग नोट का पार्ट है, आपको सम को दिखाना है, हम आपको यहीं पे दिखा रहे हैं। वर्किंग नोट, सबसे पहला चीज क्या है कि मेरे पास कितने का रिजर्व है। देखिए रिजर्व का वैल्यू कितना है? 1,20,000। तो जनरल रिजर्व 1 लाख, यहाँ पे लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ CRR। CRR का जो वैल्यू निकालने के लिए वो यहाँ पे लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ CRR। जनरल रिजर्व मेरा 1,20,000 का है, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लेंगे, तो इसमें ही हमको समझना है मेरा प्रॉफिट लॉस का बैलेंस कितना है? 4 लाख है। इस 4 लाख में से क्या ध्यान देना है मेरे को कि पहला मेरे को 10,000 का प्रॉफिट हुआ, मेरा बैलेंस बढ़ गया, ठीक है। फिर हमने 30,000 का प्रीमियम और रिडम्पशन रेट को राइट ऑफ किया, ठीक है। और 3 लाख को तो हमको यूज ही नहीं करना है, तो बैलेंस कितना हुआ एक बार देख लेते हैं।
40 प्लस 10 4,10,000 माइनस 3,30,000 तो हो जाएगा आपका 80,000। तो वैल्यू ऑफ सीआर कितने का हो गया? 80,000 रुपए का हो गया। 2 लाख, सॉरी 2 लाख का हो गया। सिंपल है ना। क्या किया, जनरल जब तो मेरा पूरा फुल्ली फ्री है, उसको मैंने पूरा ले लिया। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 4 लाख का था, पर 4 लाख में से मेरे को 10,000 रुपए प्रॉफिट हो गया, इन्वेस्टमेंट बेचे तो बैलेंस बढ़ गया। फिर उसमें से बोला गया कि 30,000 रुपए मैंने राइट ऑफ कर दिया प्रीमियम रिडम्पशन के लिए, तो वो मैंने माइनस किया। और 3 लाख तो बोला है कि उसको यूज ही नहीं करना है, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो उसको हम लोग रिटेन करके छोड़ दिए। तो जो मेरे लिए फ्री रिजर्व बचा कितने का बचा? 80,000 का। तो दोनों को ऐड करके वैल्यू कितना है? 2 लाख। तो हम लोग 2 लाख का ही सीआरआर क्रिएट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में 80,000, 1,20,000 एंड 2 लाख। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा सम्स है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब आता है नेक्स्ट एंट्री, जो हम लोग इक्विटी से रिसीव करेंगे। तो देखो उतना समझ में हमको आ ही गया है। मेरा प्रेफरेंस कितने से रिडीम हुआ है? 2.5 लाख से। और कितने का सीआरआर क्रिएट कर लिया हमने? 2 लाख का। तो कितने का इशू करेंगे? 1 लाख का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। $1 लाख, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। और लास्ट एंट्री अब प्रेफरेंस होल्डर टू बैंक 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना हो गया? 3,30,000। ठीक है, देखो ये सारे कंडीशन मैंने फुलफिल कर लिए। देखो 4 कंडीशन बोला गया था, इन्वेस्टमेंट बेच दिया, प्रेफरेंस रिडीम हो गया, हम लोग रिजर्व को यूटिलाइज कर लिए और फ्रेश इक्विटी शेयर इशू कर दिए। ठीक है, हमको यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ जनरलिटी बनाने बोला था, जो कि हमने सारे प्रिपेयर कर लिए। तो आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास में हमने सारे बेसिक कंसेप्ट को अपने कवर कर लिया है। एक ऐसा सम जो एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है, उस सम्स को भी हमने डिस्कस किया है, जिससे हमको ये तो समझ में आ गया है कि ये चैप्टर बहुत आसान है और यहाँ से बहुत ही इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बस फिक्स ये ही मैक्सिमम एंट्रीज है, इससे ज्यादा एंट्रीज होने वाला नहीं है। लगभग इतने एंट्रीज ही हैं जिसको हमको सॉल्व करना है, इसको हमको सम बनाना है। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो आसानी से इस चैप्टर को हम लोग सीख जाएंगे और समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए, अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो और कमेंट करो कि हाँ आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप कमेंट करोगे तो हम इस मेरा जो नोट्स है उसका जो भी पीडीएफ है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देंगे, जिससे आप लोग और आसानी से पढ़ाई कर सको। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट करो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।